नमस्कार, मैं हूं शेषाद्री, आपका लेवल एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, फास्ट आईसी। मैं तो खुश हूँ। ये मंथली वीडियो में एचआर स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स के बारे में मई मंथ 2025 का आपसे मिलने से हम तो खुशी है। ये वीडियो आपको जरूर यूजफुल होगा। आप तो अंत तक जरूर देखिए और एचआर फ्रेटर्निटी को शेयर कर दीजिए। एज यूजुअल ये वीडियो में एचआर स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स के बारे में है, ट्रेनिंग के बारे में है और जो कुछ सर्कुलर आया अप्रैल 2025 में उसके बारे में भी हम कंपाइल कर दिया। और जो कुछ जजमेंट आया है अप्रैल 2025 में उसको भी हम तो एचआर के जो कुछ चाहिए वो बात को लेकर आपको प्रेजेंट कर दिया। जरूर अंत तक देखिए। पहले देखेंगे स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स। ये महीने तो यूजुअल कंप्लेंट्स हैं, पीएफ का कंप्लेंट्स और ईएसआई का कंप्लेंट्स। पीएफ में वेज मंथ अप्रैल 2025 के लिए आप 15 मई 2025 के पहले हम तो ईसीआर चालान रिमिट करना पड़ता है। और इंटरनेशनल वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो तो इंटरनेशनल वर्कर्स का रिटर्न्स भी फाइल करना पड़ता है 15 मई 2025 के पहले। और ईएसआई कंप्लेंट्स वेज मंथ अप्रैल 2025 का इस ईएसआई चालान तो हम पे करना पड़ता है ऑन आर बिफोर 15 मई 2025। प्रोफेशनल टैक्स मंथली प्रोफेशनल टैक्स है तो हम मंथली प्रोफेशनल टैक्स को भी पे करना पड़ता है। और एक ध्यान रखना पड़ता है ईएसआई में जो एम्प्लॉई आउट ऑफ कवरेज मतलब 21,000 के बाहर ऊपर तो सैलरी आ गया, वो एम्प्लॉय को ईएसआई से हटाने के लिए ये महीने का अपलोड करने के समय वो एम्प्लॉय का डेट ऑफ लिविंग को हम डालना है। ऐसा ही हम उनको आउट ऑफ कवरेज कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में हम देखेंगे तो इंग्लिश में एक ट्रेनिंग है, वेबिनार है। आप तो जो कुछ प्लेस में हो वहां से आप तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये इंग्लिश का है और एमएस टीम्स में होता है, वर्चुअल मोड में होता है। फुल डे ट्रेनिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पीएफ, ईएसआई, मैटरनिटी, ग्रेजुटी, बोनस और लीव प्रोविजन जो कुछ है एक्ट से वो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कुछ कैसा देना है, जो कुछ स्टैट्यूटरी में हम जो पालन करना है उसके बारे में फुल डे ट्रेनिंग होता है। 18 मई को ये ट्रेनिंग होता है, वेबिनार है, फुल डे वेबिनार। आप तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके जगह से। और चेन्नई तमिलनाडु में एक डायरेक्ट सेशन है होटल कल्याण में, मास्टरिंग द पेरोल प्रोसेस, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क पेरोल में क्या होता है और सैलरी कंपोनेंट्स क्या है, पे स्ट्रक्चर वेरियस इंडस्ट्री को कैसा होता है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पेरोल का क्या है उसके बारे में एक वर्कशॉप। और तमिल में एक वेबिनार है, तमिलनाडु शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और सीएलआरए के बारे में। और ये तो 2 आवर्स का वेबिनार है, जो कुछ जगह में आप रखकर वहां से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो कुछ ब्लू में है मार्क किया है वो तो इंग्लिश में होता है, पैन इंडिया में एम्प्लॉइज को तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और टेक्निकल सेशन भी हम करते हैं, वो 2 आवर्स का सेशन, टेक्निकल सेशन। ये जब कुछ आप ज्वाइन करना चाहते हैं मिस्टर दिनेश को कांटेक्ट करना है, उनका नंबर तो लास्ट स्लाइड में दिया है। अभी तो एचआर अपडेट्स के बारे में देखेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो पैन इंडिया का एक्ट होता है। और जो कुछ स्टेट वो इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स दे दिया है वो स्टेट स्पेसिफिक रूल्स है। उसमें तो आंध्र प्रदेश एक अमेंडमेंट से आया है, एक तो ड्राफ्ट अमेंडमेंट है। वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए रूल 76B में कहा जाता है, उसमें क्वालिफिकेशन को अमेंड कर दिया है वो एपी स्टेट। जो कुछ अभी है एनी डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड लॉ, वो तो चेंज करके एनी डिग्री अप्रूव्ड बाय यूजीसी, दैट इज एक अमेंडमेंट। और एक अमेंडमेंट है डिग्री और डिप्लोमा विद लेबर वेलफेयर, ये तो प्रेजेंट रूल है। वो तो पीजी डिग्री है, ये डिग्री और डिप्लोमा नहीं है, पीजी डिग्री और डिप्लोमा विथ क्या क्या होना है तो लेबर लेजिस्लेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स और लेबर वेलफेयर के बारे में है। तो वो पीजी डिग्री को भी हम वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए ले सकते हैं। ये तो ड्राफ्ट अमेंडमेंट आया है आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए।
फॉर्म 13 आपको तो मालूम है, पीएफ में फॉर्म 13 ट्रांसफर करने के लिए, हमारा फंड को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। उसमें तो रिवैम्प हो गया, रिवैम्प तो स्पीडी प्रोसेस के लिए अभी तो जरा चेंज कर दिए ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या चेंज है तो ट्रांसफर समय वो ट्रांसफर आउट एक पीपीएफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रांसफर इन को और एक पीपीएफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो ट्रांसफर आउट चेक करके अप्रूव करने के बाद ट्रांसफर इन वो पीएफ ऑफिस भी चेक करके अप्रूव करता है। उसमें ट्रांसफर इन ऑफिस चेक कर अप्रूव करने के लिए अभी तो हटा दिया है, वो आवश्यक नहीं है। जब ट्रांसफर आउट पीएफ ऑफिस अब चेक करके अप्रूव करता है, वो तो इमीडिएटली वो फंड तो ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर इन ऑफिस को कुछ भी वहां काम नहीं है। ये तो रिवैम्प कर दिया है फॉर्म 13 फी ट्रांसफर के लिए ईपीएफ ऑफिस। यूएएन को जनरेशन आधार से होता है, हम सबको मालूम है। जब बल्क जनरेशन करना है, वो तो बल्क जनरेशन मतलब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ 10-15 एम्प्लॉय ज्वाइन कर दिया है, हम तो बल्क जनरेशन कर सकते हैं, वो तो अलग है। ये तो ये मीनिंग में नहीं है। जब ट्रस्ट में से पीएफ को आता है वो क्या ऑर्गेनाइजेशन या कोर्ट जजमेंट से आता है, उस समय यूएएन जनरेशन के लिए आधार में जो कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तो स्टॉप नहीं होना है। इसलिए ये बल्क जनरेशन को रिलैक्सेशन पीएफ ऑफिस कर दिया है। हम तो हमारा तो ये तो अप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो जब ट्रस्ट से पीएफ ऑफिस और जुडिशियल से वो आता है तब ये उपयोग है। हाउसिंग लोन, ये तो पीएफ में तो हम लोन लेते हैं, एम्प्लॉइज लेते हैं। वो पैरा 68 में हाउस का खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको तो लोन मिलता है। उसमें जरा एक चेंज आया है, एक सिर्फ डिक्लेरेशन बस है। डिक्लेरेशन को हम तो लिंक करके देखना उसका आवश्यक नहीं है। ऐसा रिलैक्सेशन तो ईपीएफ ने दिया है ये हाउसिंग एडवांस में। जब हाउस ड्वेलिंग वो तो रिपेयर करने के लिए आप एक बार अप्लाई करते हैं, ये तो ऑलरेडी है ये रूल 60 मंथ्स कंट्रीब्यूशन होना है। जब आप होम खरीद करने के लिए, घर खरीद करने के लिए पीएफ से एडवांस लेते हैं, उसके बाद 60 मंथ्स कंट्रीब्यूशन के बाद ही और एक वो घर को रिपेयर करने के लिए लोन ले सकते हैं। क्या कितना आएगा? 12 मंथ्स बेसिक प्लस डीए नया, और जो कुछ जमा कर दिया है आप मेंबर शेयर में पीएफ में जमा कर दिया है, विच एवर इज लेस, उनको वो आदमी को, वो एम्प्लॉय को, मेंबर को इस सेकंड टाइम अप्लाई करने से वो एडवांस आएगा। इसमें जो क्या रिलैक्सेशन है देखें तो वो 60 मंथ्स का कंट्रीब्यूशन सेल्फ डिक्लेरेशन एनफ है, उसको लिंक करने के लिए आवश्यकता नहीं है। ये सर्कुलर से आपको मालूम होता है। और उमंग ऐप आपको तो मालूम है, उमंग ऐप में पीएफ का सब कुछ कर सकते हैं। अभी तो एक्टिवेशन करने के लिए भी प्रोविजन आ गया है। यूएएन को अलॉटमेंट कर सकते हैं, एक्टिवेशन कर सकते हैं, और यूएएन एक्टिवेशन वो एग्जिस्टिंग को भी कर सकते हैं। फेस डिटेक्शन का फैसिलिटी भी उमंग ऐप में दे दिया है, हम तो उपयोग कर सकते हैं। वो पास्ट कंट्रीब्यूशन जो कुछ हम तो पे करना पड़ता है, वो तो ईसीआर जनरेशन करके ऑनलाइन पे करना एडवाइसेबल है। ये सर्कुलर में तो डीडी में भी पे करने की मालूम होता है, ऐसा दे दिया है। हम फील्ड ऑफिसर कन्विंस होना है डीडी में पे करने के लिए। जो कुछ आवश्यक वो डिफिकल्टीज है, इसलिए हम तो ईसीआर में नहीं पे कर पाते हैं, तब डीडी में पे कर सकता है। फील्ड ऑफिसर तो कन्विंस होना है, तब हम डीडी में फास्ट कंट्रीब्यूशन पे कर सकते हैं। बैंक केवाईसी अभी तो ये भी आसान कर दिया है। जब एडवांस लेते हैं एम्प्लॉई, तब तो चेकलीफ बैंक पासबुक को वो कॉपी को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो रिमूव कर दिया है। जो क्योंकि वो केवाईसी का सीड करके बैंक में अप्रूव होता है, बैंक से पीएफ ऑफिस को अप्रूव होता है। वो कंफर्म करने के बाद बैंक केवाईसी अप्रूव हो जाता है ईपीएफ में। पहला चेकलीफ और पासबुक को अपलोड करने के लिए आवश्यकता नहीं है। सेकंड तो देखें तो एम्प्लॉयर का अप्रूवल भी आवश्यकता नहीं है। ये एम्प्लॉयर का क्या काम है? जो कुछ वो बैंक पासबुक देता है, वो बैंक पासबुक को अपलोड करके वो के डालने के लिए एम्प्लॉयर का आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैंक तो कंफर्म कर देता है। इसलिए एम्प्लॉयर का अप्रूवल को
हटा दिया है, वो एम्प्लॉयर की आवश्यकता है, रिमूव कर दिया है अभी पीएफ वापस। जजमेंट देखें, जो कुछ अच्छा अच्छा जजमेंट आया है ये महीने में। डोमेस्टिक इंक्वायरी करना, जब मिसकंडक्ट होता है डोमेस्टिक इंक्वायरी होता है। मद्रास हाईकोर्ट में एक जजमेंट है, एक एम्प्लॉई तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉई, वो 10 दिन विदाउट इंफॉर्मेशन के बिना वो तो नहीं आया है काम के लिए। जब आता है वो एम्प्लॉई, उनको डोमेस्टिक इंक्वायरी में डालकर वो एम्प्लॉय भी हाँ मैं तो नहीं आया 10 दिन, वो तो सही मान लिया। उसके बाद क्या किया है तो टर्मिनेट कर दिया है वो एम्प्लॉय को। उसका तो सर्विस तो इतना सर्विस है 20 साल के ऊपर है, वो एम्प्लॉय इतने दिन काम कर दिया है, एक 10 दिन नहीं आने से आप तो हरीली वो डोमेस्टिक इंक्वायरी को करके उनको जॉब टर्मिनेट कर दिया है। ये तो इलीगल है, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट दिया है। आपको तो मालूम है स्टैंडिंग ऑर्डर्स में 8 दिन ये दैट इज 8 दिन वो एम्प्लॉई नहीं आया तो विदाउट इंफॉर्मेशन नहीं आया तो हम तो टर्मिनेट कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन नेचुरल जस्टिस फॉलो आना है। ये सभी एम्प्लॉयज को ये तो वी हैव टू पालन है। अभी इस जजमेंट में इतना साल काम कर दिया, उसके बाद 10 दिन नहीं आए, इसके लिए टर्मिनेशन तो सीवियर पनिशमेंट। दैट्स व्हाई मद्रास हाई कोर्ट ये पनिशमेंट को इलीगल का मान लिया। अभी तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जब एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन देना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ड्यूटी है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए ईएसआई एम्प्लॉय को तो ईएसआई कवर है तो ईएसआई ईएसआई कॉर्पोरेशन देख लेंगे। जो कुछ एम्प्लॉय ईएसआई में नहीं कवर है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन देना। इसके लिए आप तो पॉलिसी भी ले सकते हैं। ये केस में क्या होता है ना, बॉम्बे हाईकोर्ट का केस है। मद्रास मैनेजिंग डायरेक्टर नेचुरल शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड विद रमदान यादव, ये केस में एक सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी तो एक यूनिट में काम करने वाला है, उनको तो और एक यूनिट में ट्रांसफर कर दिया है। कुछ दिन वो तो नहीं आए हैं, तो लीव में था, लीव के बाद वो आया था, आने के समय एक्सीडेंट में वो तो एक्सीडेंट में इंजरी होकर हॉस्पिटल में मर गया। कंपनी ने उनका जो कुछ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है उनको वो तो हम वो कंपनी ही हम उनको लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, सब कुछ एक्सपेंसेस को कंपनी ले लिया, लेकिन एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन नहीं दिया। फिर देने के लिए आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि जब एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन देना पड़ता है वो एम्प्लॉयमेंट के समय में वो उनको तो एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट को आते हैं और एम्प्लॉयमेंट से घर को जाते हैं उस समय एक्सीडेंट होने हो तो उसको भी हम देना पड़ता है। तो पक्का है वो तो जब आते हैं आने के समय फैक्ट्री के पास ही वो एक्सीडेंट हुआ, कंपनी ने लेकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, जब कुछ सब कुछ एक्सपेंसेस को ले लिया, लेकिन एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन नहीं दिया। जब इंश्योरेंस कंपनी में आप पूछें तो आप तो इंश्योरेंस यूनिट 1 को ले लिया, अभी तो एक्सीडेंट यूनिट 2 में हुआ है, हम तो देने वाला नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी कह दिया हम तो देने वाला नहीं है। क्यों? जब पॉलिसी लेते हैं तब तो स्पष्ट वो तो उसमें वेयर प्लेस ऑफ वर्क वो तो हम स्पष्ट लिखना है। 2 यूनिट है तो 2 यूनिट का नाम इधर आना है, पॉलिसी में आना है, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी जरूर वो डिनाई कर देंगे। ये तो एक पॉइंट है। और एक पॉइंट, जब डिस्प्यूट है जो देने वाला या नहीं, उनको तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन देना है या नहीं, वो डिस्प्यूट है तो क्या करना है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को वो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन का अमाउंट को देना है। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन को वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देने के बाद हम तो तय कर सकते हैं वेदर पे करना है या नहीं, नहीं तो इंटरेस्ट के साथ हम एम्प्लॉय को देना पड़ता है। ये जजमेंट में ऐसा है। और एक जजमेंट एम्प्लॉय वो जब एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर में लेते हैं
अदर प्रोविजंस जब कुछ आप पालन करते हैं, ये तो एक आदमी है एम्प्लॉयर साइड में उनको तो काम देता है, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, जो कुछ यूनिट है वहां काम अलॉट करता है। ये अलॉट करने से मास्टर सर्वेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो नहीं होगा। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस राजकुमार मिश्रा का ये केस है। और ग्रेजुटी में एक जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट से। ग्रेजुटी में डिस्प्यूट है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जाना है। आईडी एक्ट सेक्शन 2A में, आईडी एक्ट में ट्रिब्यूनल को नहीं जाना है, उनको तो अथॉरिटी नहीं है। जब प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट में होता है उसको तो अथॉरिटी आईडी अथॉरिटी ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। जब ग्रेजुटी में प्रॉब्लम है, वो ग्रेजुटी का जो कुछ अथॉरिटी है उनको ही उनके पास ही जाना है। ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट। और इंटरेस्टिंग जजमेंट है तो फैक्ट्री या नहीं, ड्राई क्लीनिंग यूनिट है, आप तो ड्राई क्लीनिंग यूनिट रन करते हैं। जब कच्चा का क्लॉथ को आप लेकर वॉश करके आयरन करके देते हैं, वो पैसा लेते हैं, ड्राई क्लीनिंग का काम है। ये तो फैक्ट्री में हो आएगा क्या? हाँ आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्योंकि आप तो फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्री या नहीं कैसे डिसाइड करते हैं, 2 पॉइंट देखना है। एक पॉइंट है मैन पावर, 10 विथ पावर, 20 विदाउट पावर, एक तो एक पॉइंट है। और एक पॉइंट मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग में आता है या नहीं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का स्पष्ट से डेफिनेशन में दे दिया, जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। इसमें स्पष्ट है वॉशिंग और क्लीन तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। जब आप ड्राई क्लीनिंग यूनिट रन करते हैं उसमें तो वॉशिंग होता है, क्लीनिंग होता है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 10 आदमी से आप काम चलाते हैं तो वो फैक्ट्री में आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लास्ट में और अच्छा जजमेंट आया था बॉम्बे हाई कोर्ट से। एक फीमेल एम्प्लॉय को देखकर आपका हेयर के बारे में एक कमेंट दे दिया, ये मेल एम्प्लॉय फीमेल की इतना लंबा है आपका हेयर, ऐसा कमेंट है। वो जेसीबी लेकर ही वो कोम करना पड़ता है क्या, ऐसा मेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय को कमेंट कर दिया। ये तो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा या नहीं? जरूर आएगा, लेकिन कोर्ट ने सुप्रीम बॉम्बे हाई कोर्ट ने नहीं कर दिया। कैसे? वो तो एस्टैब्लिश किया है। क्या एस्टैब्लिशमेंट? वो एम्प्लॉय, वो मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय के इन बिटवीन आफ्टर वो जो कुछ कमेंट हुआ उसके बाद कैसा था उनका कॉन्वर्सेशन, व्हाट्सएप का कॉन्वर्सेशन को देखकर अच्छा था, ये अप्रिसिएशन और कुछ, इट वाज कॉर्डियल रिलेशनशिप वो कमेंट के बाद भी। इसलिए वो दो सेक्सुअल हरासमेंट का कमेंट नहीं है, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दिया। और एक इंफॉर्मेशन भी इस जजमेंट में आया था, एक मेल एम्प्लॉय को, वो फीमेल एम्प्लॉय जो कुछ एम्प्लॉयज हैं 4-5 एम्प्लॉय, उस समय ये मेल एम्प्लॉय और एक मेल एम्प्लॉय को आपका मशीन तो खराब है क्या, ऐसा कमेंट दिया। ये तो जरूर सेक्सुअल हरासमेंट है, लेकिन इस तो ऐसी में नहीं लाना है, क्योंकि ये पास नहीं है। पास क्या है? एक्सपेशली फॉर विमेन एम्प्लॉयज, नॉट फॉर मेल एम्प्लॉयज। मेल एम्प्लॉयज में जो कुछ हरासमेंट होता है, जो तो वो कंपनी का स्टैंडिंग ऑर्डर और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है उसके बारे में उनको इंक्वायरी करना है, वो पनिशमेंट भी देना है। ये आईसीओ पोस्ट में नहीं आएगा। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का अच्छी तरह जजमेंट है। तो डीए पॉइंट है मद्रास के लिए 338 पॉइंट है। और ये आपको तो जो कुछ डाउट है तो इसमें और एचआर सब्जेक्ट में है तो आप तो पूछ सकते हैं। और ये नंबर दिया है इसमें, तो ट्रेनिंग के लिए आप मिस्टर दिनेश कुमार का नंबर है, उसको कॉल करके आप तो ट्रेनिंग को बुक कर सकते हैं। कमेंट में भी दे दीजिए, उनका डाउट है तो हम क्लियर करेंगे। हम तो खुश हैं आपको आपसे मिलने के लिए। धन्यवाद, और एक वीडियो से आपको मिलेंगे।